Hi guys, welcome or welcome back to my channel, and if you're new, please consider subscribing before you exit this video. That being said, let's just dive right into it. आज मैं 2018 में आई हुई हॉरर ड्रामा मूवी हेरिडिटरी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसकी IMDb रेटिंग 7.3 आउट ऑफ 10 है और ये रॉटन टमेटो पे 83% फ्रेश है। ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। हमारी मूवी ग्राम फैमिली को फॉलो करती है, जो देख के लगता है कि वो पूरी तरह से आइसोलेशन में रहती है और हाल ही में एनी की माँ एलन की डेथ से कोप करने की कोशिश कर रही है। ऑल्सो मूवी की शुरुआत से ही ये फैमिली किसी भी तरह से लविंग बॉन्ड या क्लोजनेस में नहीं दिखाई देती है और सारे लोग अपने अपने रूम्स में ही रहते हैं, और अगर एक दूसरे के सामने अगर आते भी हैं या एक दूसरे के अराउंड कभी होते भी हैं तो पूरा सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड होता है और देख के भी लगता है कि वो लोग आपस में थोड़ा सा डिस्टेंट रह चुके हैं कुछ समय से और उनको आइसोलेशन में रहते हुए भी थोड़ा टाइम हो चुका है। ये ऑकवर्डनेस और डिस्टेंट वाला चीज़ और ज़्यादा तब दिखता है जब वो लोग एनी की माँ के लॉस के लिए डील करने की कोशिश कर रहे होते हैं और उसका बेटा पीटर एकदम से नम हो जाता है और बस अपने लाइफ को रोज़ की चीज़ों से लेके नॉर्मल टीनेजर बनने की कोशिश कर रहा होता है, स्मोक करके एंड ऑल्सो बाय गेटिंग लेड ऑल द टाइम। वो अभी भी अपने बचपन के एक्सपीरियंस के ट्रॉमा से उभरा नहीं होता है, जहाँ उसकी माँ दोनों को एक तरह से अटेम्प्ट करती है आग लगा देने का नींद में चलते हुए। अगले नंबर पे उसकी बेटी चार्ली आती है, जो एकदम ही अलग टाइप की होती है, जिसको हम लोग बेसिकली सोशल आउटकास्ट भी बोल सकते हैं। उसको चिड़ियों का सर काटना वो पसंद करती है या प्रेफर करती है, जिससे कि वो अजीब से टॉयज़ बनाती है और वो नॉर्मल लोगों से बात नहीं करती है, बस अपने मुंह से क्लिकिंग का साउंड निकाल के बात करती है, जो बहुत ही ज़्यादा अजीब है। उसका हस्बैंड स्टीव दूसरी तरफ एक अकेला इंसान है जो थोड़ा नॉर्मल लगता है उस फैमिली में, जो कुछ भी करके अपने पूरी फैमिली को एक साथ रखने के लिए जो उसके बस में हो सके वो सब ट्राई करता है। इस इंसान के लिए मूवी देखते समय आपको जेन्युइनली बुरा फील होगा। जो बाकी के बीच में एक्चुअली नॉर्मल है, उल्टा वो इतना नॉर्मल है कि बाकियों के बीच में वो बेचारा ऑड वन आउट लगने लग जाएगा। नेक्स्ट में आती है एनी, जिसको पहले से खुद के मेंटल इश्यूज होते हैं, इंक्लूडिंग जैसे मैंने आपको पहले बताया था स्लीप वॉकिंग, मतलब कि नींद में चलने की बीमारी होती है, जो उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना ज़्यादा मेंटल इशू बढ़ने की वजह से वो ऑलमोस्ट पागल होने के पॉइंट पे आ गई होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उसकी माँ उसके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप में थी और दोनों के बीच में थोड़ी सी दूरियाँ काफ़ी सालों से बनी हुई थी। ऐसा लगता है कि उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग औरत थी और उसके काफ़ी सारे राज भी थे जिसके बारे में एनी को कुछ भी नहीं मालूम होता। पूरी मूवी की कहानी एनी के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, तो हमको भी सारी चीज़ उतना ही मालूम है जितना कि उसको मालूम होगा, जहाँ हम भी उतने ही अंधेरे में होते हैं जितने की कैरेक्टर्स। फिर भी हमको काफ़ी ज़्यादा ऐसे क्लूज मिलते रहते हैं जिससे हमको मालूम होता है शुरुआत से ही कि वहाँ कुछ अजीब तो ज़रूर चल रहा है। सबसे बड़ा मेजर इंस्टेंस हमको एलन के फ्यूनरल से मालूम चलता है, जहां एनी यूलॉजी दे रही होती है और वो खुद नोटिस करती है कि वहां पे काफ़ी सारे लोग ऐसे आए हुए हैं जिनको वो जानती तक नहीं है, जो उसकी माँ के सीक्रेट लाइफ से रिलेटेड होते हैं। एनी और उसकी फैमिली को एक्चुअली मालूम नहीं होता है कि वो लोग एक रिचुअल के लिए टारगेट हैं, जो वापस से एक गॉड को लाने के लिए होता है उन कल्ट वालों के द्वारा, जो कल्ट वाले बेसिकली जिसको वर्शिप करते हैं। और पूरी मूवी के जो इवेंट्स हैं वो यही ग्रुप कंट्रोल कर रहा होता है। एक रिलीजियस ग्रुप जिसकी लीडर उसकी माँ हुआ करती थी, जिसको ये लोग क्वीन ले बोलते हैं, वो एनी के बचपन की चीज़ों को और जगहों को दिखा के डिपिक्ट करा जा सकता है। एंड वो एक तरीका होता है बेसिकली कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सके और सारे इमोशंस को प्रोसेस कर सकें। मगर सच्चाई ये है कि वो और उसकी फैमिली अपने खुद के ही डॉल हाउस में रह रहे होते हैं, जो बाहर के फोर्स उनको उल्टा कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली वो जो कल्ट है वो बाहर की फोर्स है जो उनको एक्चुअली में कंट्रोल कर रही होती है। ये लोग बस एक तरह से भेड़ होते हैं जिनको सैक्रिफाइस करने के लिए रखा हुआ होता है, जो बेसिकली उसके परिवार से रिलेटेड जो उसका ब्लड लाइन है उससे बंधा हुआ है। और ये आइडिया हमको मूवी के टाइटल हेरिडिटरी से भी मिल जाता है। ये जो मेंटल इलनेस है जो एक जनरेशन से दूसरे में जाता है, इसके लिए भी उसको इस्तेमाल करा जा सकता है इस वर्ड को। और अगर सुपर नेचुरल सेंस में बात करें तो कुछ स्पेशल है उनके ब्लड लाइन में जो उनको चाहिए अपने भगवान को समन करने के लिए, जो अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बेशुमार पैसे उनके पास आएंगे और उनके फॉलोअर्स के पास, मगर तब तक ही जब तक कि उसको वही एग्जैक्टली मेल होस्ट मिले जिसको वो प्रेफर करता है। थोड़ा सा पेमेंट गॉड के बारे में उनका हिस्ट्री जान लेते हैं तो वो एक्चुअली वन ऑफ द किंग्स ऑफ हेल है, मतलब कि बेसिकली नर्क के राजाओं में से एक है वो, और वो सीधे लूसीफर को आंसर करता है, जो देखने में एक आदमी जैसा है मगर औरत वाली शक्ल है उसकी।
उसके खुद के कुछ पावर्स होते हैं, जैसे कि वो उड़ सकता है, मरे हुए लोगों को वापस से जिंदा कर सकता है और लोगों और जगह के विजन्स बना सकता है। और ये सारी चीज़ें हमको मूवी के दौरान दिखाई भी जाती हैं। उसका सिंबल एक ऑर्नेट डिज़ाइन का है जिसमें लूप्स हैं 4, जो वेस्ट साइड मुड़े हुए हैं, जो मूवी में भी काफ़ी सारी बार दिखाई जाते हैं। वेस्ट साइड मुड़े हुए इसलिए हैं क्योंकि वो डायरेक्शन है जो पेमेंट को चाहिए उन सैक्रिफाइसेस के लिए जो उसके नाम पे करे जाते हैं। और नेचुरली थोड़े से सैक्रिफाइसेस तो करने ही होंगे किंग ऑफ हेल को वापस से बुलाने के लिए। हमको दिखाया जाता है इनडायरेक्टली कि एलन ने पहले ये रिचुअल करने की कोशिश करी थी अपने बच्चों के साथ, जो एनी भी बताती है कि उसके भाई को स्किज़ोफ्रेनिया भी हुआ था। एंड ये तक बोलती है कि उसकी माँ ने कोशिश करी थी लोगों को उसके अंदर डालने की, मतलब उसकी बॉडी के अंदर बेसिकली डालने की, और इसी की वजह से उसको बहुत ज़्यादा मेंटल इंस्टेबिलिटी हो गई थी और वो इतना ज़्यादा ख़राब हालत हो गया था कि उसने एंड में अपने आप को मार डाला था। पहले एलन के प्लान में कोई मेल होस्ट नहीं होता है पेमेंट के लिए, जिसकी वजह से वो एनी को खुद के बच्चे पैदा करने को बोलती है जिससे कि वो ये रिचुअल दोबारा कर सके। एनी को कुछ भी नहीं लेना देना होता है अपने बच्चों का एलन के साथ, और जब वो पीटर से प्रेग्नेंट भी होती है तो वो खुद उसको अबॉर्ट करने की कोशिश करती है क्योंकि वो ये डरती है कि उसके साथ वैसा ही ना हो जैसे उसके भाई के साथ हुआ था और एंड में वो खुद को ना मार डाले। मगर जब चार्ली हुई थी तो उसने एलन को वापस अपने लाइफ में आने दिया था और एलन चार्ली को एज अ बेबी ब्रेस्ट फीड भी करा करती थी, जो अपने में ही काफ़ी ज़्यादा क्रीपी है। दोनों के बीच काफ़ी क्लोज बॉन्ड बन गया था और एलन के मरने के बाद भी चार्ली अपनी खुद की माँ से बोला करती थी कि अब उसका ख्याल कौन रखेगा। कुछ क्लूज भी हमको दिखाए जाते हैं जिससे ऐसा लगता है कि किसी पॉइंट पे एलन ने पेमेंट के स्पिरिट को चार्ली के बॉडी के अंदर आने दिया था, क्योंकि वो पहली इंसान थी जिसको ब्लू कलर के लाइट्स दिखाई देते हैं जो उस गॉड के वहाँ प्रेजेंट होने का इंडिकेशन है। हमको वो लाइट पीटर के स्कूल में भी दिखते हैं और शायद पेमेंट चार्ली के अंदर इसीलिए है क्योंकि वो अजीब हरकतें भी करती है और अजीब टॉयज भी बनाती है और लोगों के सर भी काटती है। और ये जो सर काटने वाली चीज़ है ये पेमेंट के साथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कनेक्शन है और इन सब चीज़ों से ही बेसिकली हमको मालूम चलता है कि वो किसी न किसी तरह से उससे कनेक्टेड ज़रूर है। हमको ये समन करने वाला जो रिचुअल है ये पहले मेजर स्टेप से मालूम चलता है, जहाँ एलन के मरने के बाद जो चीज़ होती है उससे। पीटर बाहर एक पार्टी में जाना चाहता है, जो एक लड़की वहाँ होती है जिसको वो पसंद करता है बेसिकली पार्टी में जाके उससे बात करने के लिए, मगर एनी उसको ज़बरदस्ती करती है कि वो अपनी बहन चार्ली को भी अपने साथ वहाँ ले जाए। मगर इस बात का सच कोई सेंस नहीं बनता है। एनी को शक होता है कि वहाँ पार्टी में अल्कोहल होगा, तो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम कि वो किस लॉजिक से अपनी छोटी सी बच्ची को ऐसे पार्टी में ज़बरदस्ती भेजती है। एनी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करने वाली है इस चीज़ को, क्योंकि चार्ली जिसको पीनट की एलर्जी होती है वो ना जानते हुए वहाँ पे पड़े हुए केक का एक टुकड़ा खा लेती है जिसमें नट्स भरे पड़े हुए होते हैं। इस एलर्जी को काफ़ी बार मूवी में शुरुआत में भी दिखाया गया होता है और हम लोग एक्चुअली में इंतज़ार कर रहे होते हैं कि ये चीज़ का इशू कब बनेगा। और अभी भी अगर किसी को कोई चीज़ क्लियर नहीं हुई है पीनट से रिलेटेड, तो मैं आपको याद दिला देती हूँ कि पार्टी का जो ओपनिंग सीन था तो उसमें कोई इंसान काफ़ी ज़्यादा नट्स को चॉप करते हुए दिखाया जाता है। चार्ली वो केक खाती है और उसको एलर्जिक रिएक्शन होता है और पीटर उसको हॉस्पिटल लेके जाता है काफ़ी स्पीड में गाड़ी चलाते हुए। चार्ली स्पीड में चलती हुई गाड़ी से अपना सिर बाहर निकालती है क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रही होती, और जैसे जैसे उसके सिम्टम्स बढ़ रहे होते हैं और ज़्यादा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही होती है। एक मरे हुए डियर के जो भी बचा हुआ कंकाल होता है वो सड़क पे पड़ा हुआ होता है, जिससे बचने के लिए पीटर गाड़ी घुमाता है और एक पोल में जाके गाड़ी को ठोक देता है, जिसकी वजह से गाड़ी ठुकती है एंड चार्ली एकदम से डिकैपिटेट हो जाती है, मतलब कि उसका सर कट जाता है। ये इंसिडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है और पीटर पीछे वाले सीट की तरफ देखने की उसको हिम्मत तक नहीं हो रही होती है और वो एक ही जगह फ्रीज हो जाता है। और ये सीन काफ़ी ज़्यादा इंटेंस और इमोशनल भी है। चार्ली की डेथ असल में स्टोरी की मेन चीज़ होती है और उसकी डेथ भी एक तरह से कल्ट वालों का ही प्लान होता है, क्योंकि हमको उस कल्ट का सिंबल पोल पे बना हुआ दिखता है। यह अकेला रास्ता होता है जहाँ से आना और जाना होता है। उनको मालूम होगा कि पीटर उसी रास्ते से चार्ली को लेके जाएगा, तो उनको एग्जैक्टली कहाँ पे वो डियर के कार्कस को या फिर उसकी जो बॉडी थी जो भी है डियर का, उनको एग्जैक्टली वो कहाँ प्लेस करना है वो उनको मालूम था, जिससे कि वो उनके प्लान को फंक्शन में ला सके और पोल पे जाके वो गाड़ी ठुके। चार्ली की मौत पर्पसफुली करी गई होती है और वो उनके प्लान का पार्ट था। और ये भी हो सकता है कि एलन ने चार्ली को बचपन में किसी तरह से कुछ भी करके पीनट वाली एलर्जी भी दी हो। चार्ली के मरने के बाद एनी और ज़्यादा इमोशनली टूट जाती है, अगर ऐसा होना अगर पॉसिबल भी है, मगर उसको थोड़ा सा कंफर्ट मिलता है जब वो एक जॉन नाम की औरत से मिलती है एक सपोर्ट ग्रुप में।
वो खुद बताती है कि उसने खुद के बच्चों को खोया है और उसके बाद वो एनी को सेओन्स का इस्तेमाल करने को बोलती है जिससे कि वो चार्ली के स्पिरिट के साथ कम्युनिकेट कर सके, जो उसने खुद अपने मरे हुए बेटे के साथ करा था, जिससे कि उसको क्लोजर मिला। अब ऑब्वियसली वो क्लेम करती है जो होने का वो एक्चुअली में वो नहीं है, बल्कि वो एलन की पुरानी दोस्त और सेकेंड इन कमांड होती है उस कल्ट की। और वो कल्ट का अब एलन के मरने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं वो उसको लीड कर रही होती है। वो एनी को सेओन्स करके दिखाती है और ऐसा दिख के लगता है कि वो अपने मरे हुए बेटे से कम्युनिकेट कर रही है। ऐसा भी हो सकता है कि जून ने अपनी फैमिली का खुद ही इस्तेमाल करा हो उस रिचुअल को करने के लिए, मगर वो फेल हो गई हो, या फिर वो पूरी चीज़ जो है वही झूठ हो कि वो एक्चुअली में उसकी फैमिली है एंड ऑल, क्योंकि हमें एज सच कोई एविडेंस नहीं मिलता है जहाँ हमको लगे कि उसकी खुद की फैमिली है। असली इंटेंट जो होता है वो एनी को सेओन्स कराने का होता है अपनी मर्जी से, और वो लोग चार्ली के जर्नल का इस्तेमाल करते हैं उससे एक तरह से लिंक बनाने के लिए। फैमिली में स्टीव जो बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होता है इस चीज़ को लेके, और बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ पीटर उसके साथ ये मिलके सेओन्स करने का डिसाइड करते हैं। एंड जो एग्जैक्ट रूल्स दिए हुए होते हैं स्टेप बाय स्टेप जून के द्वारा कैसे करना है सेओन्स को, वो उसको फॉलो करते हैं। देख के लगता भी है कि एक तरह से वो काम भी कर रहा है, क्योंकि चार्ली की स्पिरिट घर में आ जाती है बट वहाँ सुपरनैचुरल और अजीब चीजें होनी और ज्यादा बढ़ जाती हैं। चांसेस है कि वो असल में पेमेंट को उनके और पास लाने की कोशिश हो और कुछ भी नहीं। अपने माँ के और पास्ट में घुसने के बाद एनी को मालूम चलता है कि जॉन असल में कौन है, और वह बाद में उसको उसकी माँ के बिना सर वाली बॉडी उसको एटिक में भी मिलती है, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से पागल हो जाती है। सोचने वाली बात यह है कि कल्ट वालों ने बिना फैमिली के मालूम चले उसकी माँ की बॉडी को वहाँ कैसे रखा होगा, क्योंकि वो लोग अपनी चीजों में खुद ही डील करने में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं कि शायद उन्होंने इस चीज पे ध्यान ना दिया हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एनी ने स्लीप वॉक करते टाइम खुद ही ऐसा करा हो, क्योंकि उसकी खुद की हालत दिन पर दिन और ज्यादा खराब हो रही थी। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक बार नींद में चलते हुए उसने पीटर के बॉडी से उसका गला खुद खींच के हटाने की कोशिश करी थी, उसको एक तरह से मार डालने के लिए। बट जो मूवी में जो राइटर्स हैं उनके हिसाब से ये जो चीज है वो कल्ट ने करी है और एनी के माइंड लूज करने की वजह से ये नहीं हुआ है। वो आगे स्टीव को कन्फ्रंट करती है उस एटिक में बॉडी वाली चीज को लेके, और जब वो खुद एटिक में बॉडी को देखता है तो उसको ये पक्का हो जाता है कि एनी ने पक्की तरह से अपना माइंड लूज कर दिया है और उसने खुद ही अपने माँ की बॉडी को खोद के वहां से निकाला होगा ग्रेव से। मगर एनी को विश्वास है कि उसके पास रास्ता है स्टीव को प्रूव करने का कि वहाँ कुछ ना कुछ सुपरनैचुरल तो जरूर चल रहा है। कुछ समय पहले वो सारी चीज को रोकने के लिए चार्ली के जर्नल को आग लगा देती है, मगर जैसे ही वो आग लगाती है कि उसका खुद का हाथ भी आग से जलने लगता है, जिसको जबरदस्ती बुझाने के लिए उसको आग में पानी डालना पड़ जाता है। फिर भी स्टीव को इस बार वो प्रूफ करना ही चाहती है, तो इसके लिए वो दोबारा से वो जर्नल वाला चीज करती है, भले ही उसको मालूम है कि ऐसा करने में उसकी खुद की मौत हो सकती है। जब वो जर्नल को आग में डालती है कि स्टीव की पूरी बॉडी एज अ पनिशमेंट खुद जलने लगती है। ये भी पेमेंट का ही तरीका होता है, क्योंकि उसके लिए एक्चुअली स्टीव रिचुअल में इम्पोर्टेंस नहीं रखता है और एनी के ब्लड लाइन को शेयर नहीं करता है, और एनी का जो अभी पर्पस है वो पूरा नहीं हुआ है, इसलिए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता एक तरीके से। जैसे ही स्टीव की बॉडी जल के पापड़ जैसी हो जाती है कि पेमेंट उसकी बॉडी से निकल के एनी के बॉडी में आ जाता है, और उसके अंदर अचानक से हमें वो बदलाव भी दिखता है, जो अपने हस्बैंड के जलने और मर जाने पे स्माइल कर रही होती है और हवा में फ्लोट करने लगती है। वो पीटर के कमरे के रैफ्टर में जाके बैठी हुई होती है या छुपी हुई होती है और उसको सोते हुए देख रही होती है, और जब वो पूरा उसके घर में उसको ढूंढने लगता है कि वो उसके सामने आती है। उसके बाद वो पीटर को एटिक में दौड़ाते हुए लेके जाती है और अपना सिर भी बार बार दरवाजे पे मारने लगती है उल्टा होके, जो काफी ज्यादा टेरिफाइंग चीज है देखने में। उसके बाद वो अपना पेनफुली सिर अलग कर देती है पियानो वायर का इस्तेमाल करके, जहाँ उसका खून पूरा स्पिल होने लगता है। और हाँ, वो लोग एटिक में अकेले नहीं होते हैं, क्योंकि हमको वहाँ काफी सारे कल्ट के लोग शैडोज में खड़े हुए बिना कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं, जो पीटर पे बड़े ही डरावने तरीके से स्माइल कर रहे होते हैं। वो उनको देख के बिल्कुल डर जाता है और दूसरे फ्लोर के विंडो से एकदम छलांग मार देता है और शायद मर जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद मरा नहीं है, कमजोर हो जाता है गिरने की वजह से, या फिर जो भी इवेंट्स हो रहे हैं उन सब के वजह से वो एकदम से थक जाता है और कमजोर हो जाता है। क्योंकि पेमेंट को जिंदा होश चाहिए होता है बॉडी के अंदर जाने के लिए, तो वो मोस्ट लाइकली मरा नहीं होता है। ऐसा होने से पेमेंट उसके बॉडी में जाके घुस जाता है और ब्लू कलर की लाइट उसके ऊपर आ जाती है और पीटर वापस से खड़ा हो जाता है। उठने के बाद वो भी वैसे ही क्लिकिंग साउंड की आवाज कर रहा होता है जैसे उसकी बहन करा करती थी।
चार्ली और पेमेंट ने अब बेसिकली पीटर के बॉडी पे क्लेम कर लिया होता है, जो वो कल्ट के लिए परफेक्ट था। वो चार्ली के ट्री हाउस की तरफ देखने लगता है घूर के, जहाँ पे उसकी माँ की बॉडी बिना सर के ऑब्वियसली फ्लोट करते हुए जाती है। अंदर जून और बाकी सारे कल्ट वाले होते हैं जो एक तरह से ट्रांस में होते हैं और पेमेंट के लिए चैंट कर रहे होते हैं। वो सारे अजीब तरह के टॉयज से बने हुए ऑल्टर में झुक रहे होते हैं जो चार्ली बनाया करती थी, बस ये डिफरेंस है कि ये वाला ऑल्टर साइज में बड़ा था। एंड वहाँ चार्ली का सिर रखा हुआ होता है बीचों बीच, जिसको क्राउन पहनाया हुआ था। इससे भी हमें दोनों के बीच में जो कनेक्शन है उसके होने का मालूम चलता है। उसके मरने से पहले वो जो टॉयज बनाती थी वो एकदम उसी स्टैचू की तरह थे, जिससे कि हमें मालूम चलता है कि वो तब भी उसके साथ था, मतलब पेमेंट चार्ली के साथ था। ऑल्टर के सामने एनी और एलन के भी सर को रखा हुआ होता है, जो तीनों सर को ऐसे रखे हुए होते हैं कि एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा हो ऑल्टर के तरफ। ट्रायंगल एक और सिंबल होता है जो पेमेंट से रिलेटेड है, जो शायद होली ट्रिनिटी और जो क्रिश्चियनिटी वाला होता है उससे जुड़ा हुआ है, बगर ऑपोजिट में। मतलब क्रिश्चियनिटी वाला जो होली ट्रिनिटी है दैट इज गुड, वेयर एज दिस इज लाइक इविल, तो इसलिए वो एकदम ऑपोजिट में है। जॉन पीटर को बोलती है कि ऐसा सब करने को पेमेंट ने ही रिक्वेस्ट करा था। जो एक फोटो जो एनी को मिला होता है जिसमें दिखाया जाता है कि उसने 3 सिर को पकड़े हुए हैं, उससे रिलेटेड है। ऐसे ही उसको अपने सैक्रिफाइसेस पसंद होते हैं और सिर काटने का जो रिचुअल है वो उसके किलिंग से रिलेटेड है। उसके बाद वो क्राउन जॉन पीटर के सर पे रख देती है, जिससे कि वो अपना पर्पस पूरा करता है पेमेंट चार्ली के लिए, जो ह्यूमन होस्ट बन जाता है। एंड उस कल्ट का जो पूरा सदियों से जो प्लान होता है बेसिकली वो पूरा हो जाता है एंड मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो देन डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।